तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो रिहैब सब्जेक्ट से है। मतलब हमें रिहैब नाम का सब्जेक्ट है, बट जिनको ये सब्जेक्ट नहीं है ये टॉपिक उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ग्लोबल टॉपिक होता है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है हमें। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम चालू करते हैं कि फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन। फिजियोथेरेपी को हम रिहैबिलिटेशन भी बोलते हैं। रिहैबिलिटेशन तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसका एक पार्ट है छोटा सा फिजियोथेरेपी। तो हम देखते हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स क्या होती है रिहैबिलिटेशन की। प्लीज म्यूट योर माइक। हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे रिहैब में, ठीक है। और आज हम टोटल 4 टॉपिक्स करने वाले हैं रिहैब के, तो 2 में करा होगा कवर और 2 सुरभि कराएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन। इंट्रोडक्शन टू रिहैब एंड हिस्ट्री। पहले हम जान लेते हैं बिल्कुल बेसिक में कि रिहैब होता क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स के रिहैब होते हैं। तो इसको चालू करते हैं। चलो, WHO सब लोग जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO ने देखो क्या डेफिनेशन दी है रिहैबिलिटेशन की। उसने बोला है कि द कंबाइंड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स। किस चीज के लिए? एक इंडिविजुअल की ट्रेनिंग के लिए। क्यों करवाना है ट्रेनिंग? उसको उसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी तक पहुंचाने के लिए। मतलब कोई भी पेशेंट है, उस पेशेंट को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचाना है, मैक्सिमम फंक्शनल एबिलिटी तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे? ट्रेनिंग करवा के। और ट्रेनिंग कितने एस्पेक्ट्स में करानी है? 4 एस्पेक्ट्स में। मेडिकल, सोशल, मेडिकल का मतलब जो उसकी बीमारी है पहले उसको ठीक करो। सोशल मतलब जहां वो रह रहा है सोसाइटी में, उसके रिलेशन सोसाइटी के साथ इंप्रूव करो। एजुकेशनल मतलब पेशेंट को एजुकेशन दो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वोकेशनल का मतलब होता है जॉब प्लेसमेंट। वोकेशनल का मतलब होता है जॉब प्लेसमेंट, क्योंकि जो लोग हैंडीकैप्स होते हैं उनको जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है, तो उनको हमको जॉब प्लेसमेंट्स, सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो उनको जॉब प्लेसमेंट्स करवाने में हेल्प करते हैं। तो वो आता है वोकेशनल मेजर्स के अंदर। तो ये होती है प्यारी सी डेफिनेशन हमारे रिहैबिलिटेशन की। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, एक ICF नाम की चीज होती है। ICF, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। तो वो भी ये बोलती थी कि कभी भी किसी पेशेंट को जब इंजरी होती है या वो डिसेबल हो जाता है या वो हैंडीकैप हो जाता है, तो वो क्या नहीं कर सकता है उस पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान हमेशा इस चीज पे देना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। तो वही लिखा है कि रिहैब फोकसेस ऑन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज ऑफ द हैंडीकैप पर्सन एंड ब्रिंग्स हिम टू द ऑप्टिमम लेवल ऑफ हिज और हर फंक्शनल एबिलिटी। आप उस चीज पे ध्यान दो कि उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज क्या है, वो अभी क्या क्या चीज हैंडीकैप होने के बावजूद कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक लाइफ, हैंडीकैप पर्सन की जो लाइफ होती है वो बहुत मीनिंगफुल बन जाती है, उसमें कलर्स ऐड हो जाते हैं। तो रिहैब का काम होता है फॉर एडिंग कलर्स टू द लाइफ ऑफ हैंडीकैप पीपल, क्योंकि हम लोग समझ नहीं सकते उनका दुख, उनको सोसाइटी में क्या क्या चीजें फेस करना पड़ती है हैंडीकैप पीपल को। उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोसाइटी उनको बिल्कुल एक तरीके से निग्लेक्ट कर देती है, वो जिंदा जीते जी भी मर जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इन सब चीजों पे ध्यान हमको देना होता है कि किस तरीके से हमसे फिजिकली नहीं बट मेंटली लेवल पे, साइकोलॉजिकली लेवल पे उनके साथ काम कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए और उनके ईयर्स में लाइफ को डालने में हेल्प करती है। आपने एक लाइन हमेशा सुनी होगी कि वी एड लाइफ टू ईयर्स, नॉट ईयर्स टू लाइफ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन रिहैब की होती है। तो आपका एम क्या है रिहैब का? टू मेक अ डिसेबल्ड पर्सन इनटू अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। कितनी प्यारी लाइन लिखी हुई है देखो, टू मेक अ डिसेबल्ड पर्सन इनटू अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। मानते हैं कि डिसेबल्ड लोग हमारे जैसा काम नहीं कर पाएंगे, बट अलग तरीके से काम कर पाएंगे जो वैलिड है, उससे काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। अब मेडिकल केयर में हमेशा 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फेज होता है प्रिवेंटिव। पहले आप कभी भी चीजों को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हो। अगर प्रिवेंट नहीं हो पाती है, डिसीज हो जाती है, तो आप उसको क्योर करने की कोशिश करते हो। तो सेकंड फेज होता है क्योरेटिव। और अगर क्योर भी नहीं हो पाया, क्योर हो गया, फिर थर्ड फेज में डिसेबिलिटी बची हुई रह जाती है, उसको ठीक करने के लिए होता है रिहैबिलिटेटिव फेज। सो रिहैबिलिटेशन इज ऑलवेज द थर्ड फेज ऑफ मेडिकल केयर। प्राइमरी इज द प्रिवेंटिव एंड सेकेंडरी इज द क्यूरेटिव एंड टर्शियरी इज द रिहैब। अब हम पढ़ते हैं कि रिहैब के कितने टाइप के टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के रिहैब हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में। एक होता है मेडिकल रिहैब। मेडिकल रिहैब बड़ा इजी है, नाम ही शो कर रहा है कि इट हेल्प्स अ पर्सन टू बेटर इन हिज ऑल डेली फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज एंड रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन। अगर किसी पेशेंट को डिफॉर्मिटी है
समझो किसी को डिसलोकेशन है तो उसको ठीक करना, उस डिफॉर्मिटी को ठीक करना और उसके फंक्शन को वापस लाना, ये काम होता है मेडिकल रिहैब का, जिसमें ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट और हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं मेडिकल रिहैब में, ठीक है, डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करना है। फिर एक होती है सोशल रिहैब, नाम ही इंडिकेट कर रहा है, सोशल मतलब क्या होता है, समाज, ठीक है, मतलब कि आपने उसको तो ठीक कर दिया, अब उसके रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है सोसाइटी के साथ, तो टू इम्प्लाई सोशल लाइफ, उस पेशेंट को सोशल लाइफ में वापस लेके आओ, उसकी फैमिली को रिस्टोर करवाओ, फैमिली और उस पेशेंट की बॉन्डिंग को इंप्रूव कराओ, उनके सोशल इंटरेक्शंस को इंप्रूव करवाना है, ओवरऑल उनकी रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है। अब वो रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है, या तो मैरिज रिलेशनशिप, या तो फादर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, कुछ भी रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है। तो सोशल वर्कर्स इनमें हेल्प करते हैं सोशल रिहैब में। फिर थर्ड होता है साइकोलॉजिकल रिहैब, बड़ा इजी है, साइकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ द पर्सन्स डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। जब भी किसी को कोई डिसीज होती है ना, तो वो बंदा या बंदी डिप्रेशन में पक्का जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, तो उस डिप्रेशन से उसको रिकवर करवाना, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना, ओवरऑल उस पेशेंट के मोटिवेशन को बूस्ट अप करना, ये काम होता है साइकोलॉजिकल रिहैब का। तो आप सोच रहे हो हमको सारी चीजों पे वर्क करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमको उतना ही मेडिकल रिहैब पे वर्क करना है, उतनी उसकी सोशल रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है, उतनी उसकी साइकोलॉजी पे वर्क करना है, और लास्ट होता है वोकेशनल रिहैब, उस पेशेंट को जॉब ढूंढवाना, उसको एम्प्लॉयमेंट में लाना, जिससे कि वो अर्न कर पाए कुछ मनी, तो वो होता है वोकेशनल रिहैब। आप देखो आजकल जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं या प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ सीट्स रिजर्व होती है हैंडीकैप पर्संस के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं, तो रेलवे हॉस्पिटल में जो बैंक का काम होता है ना, अकाउंट का, सिर्फ रेलवे हॉस्पिटल में नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में, तो बैंक अकाउंट के जो बैठने वाला काम होता है कंप्यूटर पे, उस पे ज्यादातर ये लोग हैंडीकैप पीपल को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके के उनके लिए एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज हो गई है जो गवर्नमेंट ने डिजाइन की है, कि एटलीस्ट जो बैंक वाले काम है जिनमें चलना फिरना नहीं पड़ता है, तो उसमें हैंडीकैप पीपल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप लोग करो ये काम, ठीक है। तो वो होता है वोकेशनल रिहैब। तो ये होते हैं 4 टाइप्स के रिहैब हमारे पास, मेडिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और वोकेशनल। तो ये चारों रिहैब याद रखना, ठीक है, हम इन चारों रिहैब पे काम करेंगे। इसलिए ऑल्सो रिहेबिलिटेशन, अगर मैं मेन बात करता हूं तो रिहेबिलिटेशन की सिर्फ 2 चीज होती है, मेडिकल और सोशियो वोकेशनल, ठीक है, क्योंकि मेडिकल में साइकोलॉजिकल भी आ जाता है और सोशियो वोकेशनल हम अभी पढ़ के आए थे, सोशल अलग था, वोकेशनल अलग था। तो मेडिकल रिहेब का मतलब क्या होता है, पूरी मेडिकल स्किल्स का यूज करना उस पेशेंट की डिफॉर्मिटीज को ट्रीट करने के लिए और उसकी डिसएबिलिटी को लिमिट करने के लिए, ठीक है, तो वो होता है मेडिकल रिहेब। और सोशियो वोकेशनल मैंने अभी बताया था क्या था, कि सारी वो चीजें जिससे उसको जॉब मिल पाए, सोसाइटी में वो उसको लोग एक्सेप्ट कर पाए, तो वो जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो कहलाता है सोशियो वोकेशनल रिहैब, ठीक है। अब हम दोनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, तो फटाफट हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आता है मेडिकल रिहेबिलिटेशन, ठीक है। मेडिकल रिहेबिलिटेशन में मेडिकल मेंबर्स होना जरूरी है जो उस पेशेंट को ठीक करेंगे। तो एक टीम होती है, एक फंक्शनल टीम होती है जो साथ में काम करती है। हमेशा याद रखना, अकेला बंदा कभी भी पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता है। देयर शुड ऑलवेज बी अ टीम इन ट्रीटिंग अ पेशेंट। और वो टीम किन चीजों की होती है, उसमें एक साइकेट्रिस्ट होता है, उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं और सोशल वर्कर्स भी होते हैं। तो ये सारे हाथ पे हाथ रख के एक साथ काम करते हैं और उस पेशेंट की ओवरऑल डिग्निटी, मतलब उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल टीम कंसिस्ट ऑफ साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनलिस्ट भी होते हैं, है ना, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट मैं अभी बता चुका था। इसके अलावा सोशल वर्कर और वोकेशनल काउंसलर्स जो होते हैं वो सोशियो वोकेशनल टीम में आते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 टीम याद रखना, मेडिकल टीम और सोशियो वोकेशनल टीम। तो मेडिकल टीम में सारी ऊपर वाली चीजें होती है और सोशियो वोकेशनल टीम में कौन होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं और वोकेशनल काउंसलर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें भी अवेलेबल है, क्योंकि देखो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ये दे रहे हो। एटलीस्ट अगर आप देखते हो किसी को हैंडीकैप, तो आप उसको बोल तो सकते हो कि हाँ इनकी वोकेशनल काउंसलिंग करवा दो, इनको सोशल वर्कर के पास भेजो। तो ये चीजों के लिए हमको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी हमारी मेडिकल टीम। अब हम आते हैं एपिडेमियोलॉजी ऑफ रिहैब। रिहैब में एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, चलो पहले आप लोग बताओ क्या समझते हो एपिडेमियोलॉजी से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपिडेमियोलॉजी। हम हमेशा हर डिसीज में पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी, तो वो क्या होती है।
एनीवन ट्राई? कोई ट्राई करेगा? व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? डिफाइन करने की कोशिश करो। जो स्प्रेड है और जो कंट्रोल है डिजीज का, उसकी स्टडी को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। हाँ, द स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ अ डिसीज। एक डिसीज कितनी तेजी से स्प्रेड हो रही है, कहाँ स्प्रेड हो रही है, किन में रेशियो उसका ज्यादा होता है, इन सब की स्टडी को एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। अभी जो ये कोरोना सिचुएशन चल रही है, ये कोरोना की पूरी जितनी भी स्टडीज है वो एपिडेमियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो वही देखो, द साइंस विच कंसिडर्स इन्फेक्शियस डिसीजेस देयर कोर्स मतलब कैसे आती है वो डिजीज, कैसे होती है, कैसे प्रोपोगेट करती है, कैसे फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इन चीजों की स्टडी को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। सो एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ डिसीज, कि डिसीज को किसने कॉज किया है एंड उसको हम प्रिवेंट या खत्म कैसे कर सकते हैं। तो इनकी स्टडी को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ाने वाला हूं, एपिडेमियोलॉजी डिटेल में, ठीक है। तो अभी तो मैंने बस शॉर्ट में डेफिनेशन बता दी। अब याद रखना, देखो ये अच्छी सी लाइन, द फंडामेंटल गोल ऑफ रिहैब इज टू ऐड लाइफ टू इयर्स एंड नॉट इयर्स टू लाइफ। कम जियो पर अच्छा जियो, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब प्रिवेंटिव रिहेबिलिटेशन क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है कि चीजों को प्रिवेंट करना, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि जब आपको डिसीज होती है, क्या आप उसके लिए प्रिवेंशन करते हो? नहीं, प्रिवेंशन सिर्फ आपका बर्थ पे चालू नहीं होता है। जब आपका बर्थ नहीं हुआ है, जब मदर प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में भी आपका प्रिवेंशन की प्रोसेस चालू हो चुकी है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी डज नॉट स्टार्ट ओनली एट बर्थ और एट ऑनसेट ऑफ डिसीज, इट इज ऑल्सो डन इवन बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न। अब ये कैसे, इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे? कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है कि किस तरीके से जब मदर प्रेग्नेंट है तो उनको ऐसा कुछ सप्लीमेंट्स अपन दे रहे हैं जिससे बच्चे को कोई डिसीज ना हो आगे जाके, मतलब बच्चे का प्रिवेंशन आप प्रेगनेंसी में कर रहे हो। कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे इस चीज का? आयरन कैल्शियम देते थे, आयरन कैल्शियम, ठीक है, ग्रोथ डिसेबिलिटी ना हो। हाँ, बच्चे को कोई ग्रोथ डिसऑर्डर्स ना हो, इसलिए हम कैल्शियम आयरन सप्लीमेंट्स माँ को देते हैं। सेकेंड एग्जांपल है, हम माँ को फॉलिक एसिड देते हैं। आपको ये बताएगा फॉलिक एसिड देना क्यों जरूरी है? अगर नहीं दोगे फॉलिक एसिड तो क्या हो जाएगा? यस, स्पाइना बाइफिडा। हमेशा याद रखना कि बच्चे का जो न्यूरल ट्यूब होता है, न्यूरल ट्यूब मतलब जिससे कि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनती है बच्चे की, तो वो न्यूरल ट्यूब को बर्थ के बाद क्लोज, बर्थ के पहले क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर वो न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं होता है बर्थ के पहले, तो जब बच्चे की बर्थ हो जाती है ना, तो उसको डिसीज हो जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा में उसके जो वर्टिब्रेज है वो ओपन रह जाते हैं, फ्यूज नहीं हो पाते। तो इससे क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल जाती है, बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर निकल जाती है। कितना रिस्की है ये। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मदर को फॉलिक एसिड के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या था? वो उस बच्चे का प्रिवेंशन था जो कि हमने पेट में ही चालू कर दिया था, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जेनेटिक डिफेक्ट से कोप अप करने के लिए हम पहले से प्रिवेंटिव रिहेबिलिटेशन चालू करवा देते हैं, ठीक है। अब प्रिवेंशन हमेशा 3 लेवल पे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। 3 लेवल पे होते हैं प्रिवेंशन। व्हाट इज प्राइमरी प्रिवेंशन? बड़ा इजी है, देखो इसको चार्ट से पढ़ लेते हैं। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है कि डिसीज अभी चालू नहीं हुई है, आप पहले से उसको प्रिवेंट कर दो। जैसे कि हमको बचपन में पोलियो वैक्सीन लग जाती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लग जाती है, MMR वैक्सीन लग जाती है, BCG वैक्सीन लग जाती है ना। तो ये सब क्या है? हमको वैक्सीन बचपन में लग गई जिससे कि आगे जाके हमको ये बीमारी ना हो, तो वो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें आपका इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, ये 2 चीजें आती है, ठीक है। फिर एक आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कि डिसीज का ऑनसेट हो चुका है, आपके अंदर वो वायरस या बैक्टीरिया आ चुका है, बट अभी आप असिम्टोमेटिक स्टेज पे हो, मतलब आपको सिम्टम्स दिखना चालू नहीं हुए हैं। तो उस दौरान उस डिसीज को जल्द से जल्द पकड़ना, अर्ली डायग्नोसिस करना और अर्ली ट्रीटमेंट करना, ये चीजें आती है सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिसीज इन द असिम्टोमेटिक स्टेज इज कॉल्ड एज
सेकेंडरी प्रिवेंशन, और फिर आता है टर्शरी प्रिवेंशन, जब आपको डिसीज हो चुकी है और डिसीज के कॉम्प्लिकेशंस होने से आपको बचाना है, तो वो होता है टर्शरी प्रिवेंशन। इसमें मैं एक प्यारा सा एग्जांपल दे सकता हूं। समझो किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद पेशेंट आपका कंप्लीटली बेड रिडन हो चुका है, वो चल फिर नहीं पाता है, तो अब बेड रिडन पेशेंट्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमारे पास, प्रेशर सोर्स बन जाते हैं, मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर 2 घंटे में उस पेशेंट की पोजिशनिंग कराते हैं, वाटर बैग्स के ऊपर, एयर बैग्स के ऊपर उनको रखते हैं। तो ये चीजें क्या होती है, ये होती है टर्शरी प्रिवेंशन, उस कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। तो ये होती है 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमेशा याद रखना, ठीक है, इन पे हमको वर्क करना होता है, ठीक है। फिर ये हो गया मेडिकल रिहैब। मेडिकल रिहैब पे इतनी चीजें आती है। अब आ जाओ सोशियो वोकेशनल रिहैब, शॉर्ट में क्या होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि सोशियो वोकेशनल रिहैब भी उतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको एक बैरियर फ्री प्लेस मिलती है जीने के लिए, और एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट मिलता है। अच्छा सोशल एनवायरनमेंट हम किसको कहते हैं, जिसमें कोई नफरत ना हो। मतलब इसमें हमको पॉपुलेशन अवेयरनेस करना भी जरूरी है। हमको नॉर्मल लोगों को समझाना जरूरी है कि हैंडीकैप लोग कोई अलग नहीं है, वो कोई एलियंस नहीं है, उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट करो, ठीक है, वो कोई जानवर नहीं है। मतलब किसी का एम्पुटेशन हो गया तो वो हमसे अलग नहीं हो गया है, ठीक है। तो उसको एक बैरियर फ्री प्लेस देना, एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट देना, इसको बोलते हैं सोशियो वोकेशनल रिहैब। तो सोशल वोकेशनल रिहैब केवल एक कंसेप्ट के ऊपर वर्क करता है, और वो कंसेप्ट है राइट टू वर्क। एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ हैज राइट टू वर्क, चाहे वो पर्सन डिसेबल्ड हो, हैंडीकैप हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। राइट टू वर्क का फंडा हमेशा याद रखना, ठीक है। दैट इज टू ट्रीट वर्क एज मच मोर देन अ मीन्स टू मनी, बट एज अ वे ऑफ लिविंग एंड अ मोड ऑफ डिग्निटी टू द इंडिविजुअल। सिर्फ पैसे के लिए उसको काम नहीं कराना है, बल्कि उसको एक इज्जत देने के लिए, एक डिग्निटी मेंटेन रखने के लिए हमको उसको काम करवाना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। सोशियो वोकेशनल रिहैब का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप उसको जॉब दे रहे हो, नहीं, आप उसको जॉब दे रहे हो जिससे उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ सके, वो खुद को अलग ना समझे लोगों से, इसके लिए हम उसको जॉब देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, इससे उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, पेशेंट डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और उनको जीने के लिए एक वजह मिल जाती है, ठीक है, मीनिंगफुल सेंस में अपनी लाइफ को जी सकते हैं। ये चीजें याद रखना। सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो इमोशनल सपोर्ट देने का काम करते हैं पेशेंट्स को और उनकी फैमिली को भी, क्योंकि देखो इन चीजों पे सिर्फ पेशेंट्स पे वर्क करना इनफ नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी कुछ ऐसा हादसा होता है फैमिली में, कोई समझो हैंडीकैप हो गया, कोई डिसेबल्ड हो गया, तो फैमिली का भी नजरिया बदल जाता है। फैमिली उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाती है कभी कभी, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है। तो आपको फैमिली काउंसलिंग भी करना जरूरी है, ठीक है, जिसमें आप फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन देते हो। तो ये चीजें याद रखना कि कम्युनिटी में इन चीजों के ऊपर अवेयरनेस को फैलाना, डिसेबिलिटी क्या होती है, लिमिटेशंस क्या होते हैं, इनकी अवेयरनेस को पॉपुलेशन में फैलाना, इसको बोलते हैं सोशियो वोकेशनल रिहैब, जो कि सोशल वर्कर्स और वोकेशनल काउंसलर्स का काम होता है, ठीक है। अब लास्ट चीज जो होती है वो है गोल्स ऑफ रिहैब। तो अब तो बड़ा इजी है, अब तो इतने चीजें पढ़ चुके, कंसेप्ट हम देख चुके, तो गोल्स तो कितना इजी है। रिहैब के गोल्स क्या होते हैं, मन से पढ़ सकते हो। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब कि पेशेंट को उसके सराउंडिंग्स में अडॉप्ट करवाना है। समझो कोई पेशेंट है, सीपी का बच्चा है ना, कोई सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट है या हेड इंजरी का पेशेंट है, तो उसके लिए लाइफ में बहुत सारी चीजें करना डिफिकल्ट है। वो नॉर्मल उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पाएगा, उसके एडीएल्स नहीं कर पाता है, खाना नहीं खा पाता है, टॉयलेट नहीं कर पाता है, वो एक्चुअली डिपेंडेंट हो जाता है हर लोगों के ऊपर। तो उसको इंडिपेंडेंट बनाना, उसको इन बैरियर्स से मुक्ति देना, है ना, उसकी मोबिलिटी को वापस लाना, मतलब उसको ओरिएंट करवाना इन चीजों में वापस। तो वो हमारा पहला गोल होता है ओरिएंटेशन। फिर सेकंड गोल होता है फिजिकल इंडिपेंडेंट। सही बात है, इट इज अ प्रेयर ऑफ एवरी हैंडीकैप पर्सन दैट ही रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन द पीपल टेकिंग केयर ऑफ हिम। हैंडीकैप लोगों को खुद की नहीं पड़ी है, उनको दिमाग में बस ये चीज चल रही होती है कि काश मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मेरे जो केयर गिवर्स है उनका काम कम हो जाए, उनको तकलीफ ना हो, ठीक है। तो इन चीजों पर हमको ध्यान देना है कि हम किस तरह से पेशेंट को फिजिकली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं।
इसलिए मैं आपको एक बहुत बड़ा प्यारा चीज बताता हूँ कि जब भी हम पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, समझो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या सीपी का बच्चा है, तो हमको पहले उन चीजों को ठीक करना है जिससे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसे कि पहले एटलीस्ट उसकी आप क्या बोलते हैं, देखो समझो कि पेशेंट अगर चल नहीं पा रहा है तो आप क्या करते हो, एक्सरसाइजेस कराते हो, तो आप पहले उन मसल्स को टारगेट करो जिससे कि एटलीस्ट वो क्रच लेके चल पाए या वॉकर पे चल पाए। तो वो मसल्स कौन सी होती है, ये बताएगा मुझे, व्हाट आर द क्रच मसल्स? ऐसे कौन से मसल है जिसके आप ट्रेनिंग कराओगे तो पेशेंट एटलीस्ट क्रचेस पे चलना सीख जाएगा? एनीवन? आप खुद इमेजिन करो, जब आप क्रचेस लेके चल रहे हो तो आपको कौन सी मसल की जरूरत होती है क्रच वॉकिंग के लिए? आपकी ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, है ना, रिस्ट मसल्स, आपकी लैटिस डोर्साई और आपकी पेक्टोरलिस मेजर, ये आपकी मेन मसल होती है जो आपको क्रचेस पे चलने में हेल्प करती है। तो अगर हम इन मसल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं तो एटलीस्ट हम उसको पहले इंडिपेंडेंट बना देंगे। एक बार आपने पेशेंट को इंडिपेंडेंट कर दिया ना, फिर आप सालों साल चलने दो आपके दूसरे ट्रीटमेंट, बट पहले उसको हमेशा इंडिपेंडेंट करवा दो, ठीक है? ये हर हैंडीकैप की प्रेयर होती है, तो याद रखना। फिर आता है मोबिलिटी। पोलियोमाइलिटिस के पेशेंट है, पैराप्लीजिया के पेशेंट है, उनमें सीवियर उनकी मोबिलिटी हैम्पर हो जाती है, कम हो जाती है, डेली टास्क वो नहीं कर पाते, तो उनको जल्द से जल्द मोबाइल बनाना ये हमारा काम है। ऑक्यूपेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है उनको जॉब्स ढूंढने में हेल्प करना, ये हमारा नहीं बल्कि वोकेशनल काउंसलर्स और सोशल वर्कर्स का काम होता है। बट हमारा इस जगह पे रोल क्या है कि एटलीस्ट हम उनको कांटेक्ट करवा सकते हैं किसी सोशल वर्कर के साथ या किसी वोकेशनल काउंसलर के साथ, ठीक है? फिर सोशल इंटीग्रेशन मतलब वही कि हैंडीकैप पीपल को सोसाइटी में एक्सेप्ट करवाना, उनको अकेला फील ना करवाना, ठीक है? तो ये गोल होता है रिहैब का। और लास्ट, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, कि वो पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाए, उसको पैसे के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना कमाए और खुद अपनी लाइफ चला सके। उसको इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी को हमको फुलफिल करवाना रिहैब का हमारा और एक गोल होता है। तो ये थे 6 गोल्स ऑफ रिहैब, और इस तरीके से हमने हमारा रिहैब वाला चैप्टर पूरा कर लिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम करेंगे एपिडेमियोलॉजी, पर उस पर जंप करने से पहले मुझे बताओ अब फटाफट एक बार बस शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिहैब? फटाफट कोई भी एक जन 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे फटाफट। 4 टाइप के रिहैब। मेडिकल रिहैब सर, सोशल रिहैब, फिजिकल रिहैब और प्रिवेंटिव रिहैब। यस, गुड। सोशियो वोकेशनल रिहैब। एंड व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ रिहैबिलिटेशन? अगर एक लाइन में इसका मोटो बोले तो इसका मोटो क्या है? यस, प्रिवेंट, क्योर, ट्रीट एंड टू एड लाइफ टू योर्स एंड नॉट योर्स टू लाइफ, ठीक है? ये भी याद रखना, ठीक है? चलो, तो